नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपके सामने आपके इतिहास की क्लास को आगे लेकर आया हूं, जहां पर हम बात कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी सीरीज की। जहां पर हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करी है जो कि हमें लर्निंग को डेवलप करी रही है। तो जल्दी से एक्टिव हो जाइए और इसी टाइम पर डे हम शाम को 6 बजे मुलाकात करते हैं, मंडे टू थर्सडे। आपको पता है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और इसको अब भी लाइक कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज हम अपने एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज के पीछे मोटिव ये है कि हम एक ऐसी लर्निंग को डेवलप करें जो कि हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और इतिहास में लर्निंग कैसी होती है इसको हमें कनेक्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। तो आपको पता है कि प्रीवियस क्लासेस हमने एनसीईआरटी का क्लास को उठाया था, किताब के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। और अगर अभी तक आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, जाइए आप पुरानी क्लासेस देख लीजिए। और साथ में लास्ट में मैं एक काम भी ये भी करूंगा कि एक प्लेलिस्ट को कंपाइल कर दूंगा। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नए साम्राज्य और राज्य। कई बार हम सोचते हैं हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, बहुत बड़ी किताब है, बात छोटी सी करती है। पहले राजा की बात कर रही, फिर मंत्री की बात कर रही, कुछ कहानी समझ ही में नहीं आ रही है। तो आज हम इसी कहानी को समझेंगे, जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से एनसीईआरटी आपको भावना बताना चाहती है, किस प्रकार से एनसीईआरटी कहानी आपके अंदर कहना चाहती है। चलिए देखते हैं। तो आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हमसे बात करने वाला है कि नए साम्राज्य और राज्य। अब आपको पता है कि जनरली जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे आप एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर जब सामान्य रूप से हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम राजा को स्टार्टिंग से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में फिर अशोक आए, फिर ये आए, ऐसे करते करते नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पेज पलटते पलटते पढ़ते रहते हैं। पर अगर आप इतिहास को देखें तो इतिहास का नजरिया हमें क्लास 6 से देखने को मिलता है। अब जो क्लास 6 से लिखी गई है, आप खुद सोचिए, जो एक छोटा बच्चा है उसके हिसाब से लिखी गई है किताब। अब यहाँ पे राजा की इतनी बड़ी टाइमलाइन तो समझ नहीं सकता है बच्चा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करती है, इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में जिक्र करती है। जैसे कि हमें पता है कि पिछली क्लास में हमने अशोक के बारे में पढ़ लिया था, बहुत सारी मौर्य के बारे में बात जानी थी। अब एनसीईआरटी कहती है कि बेटा कुछ और राजा आगे भी हैं जिनके बारे में तुम्हें नाम पता होने चाहिए। तो आज एनसीईआरटी का इसी रूप देखेंगे, जहां पे आगे आने वाले हमारे एंशिएंट में आगे आने वाले राजाओं के बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि ये वाली किताब भी हमारी एंड हो रही है और इसके बाद में हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री की तरफ जाने वाले हैं। तो आप समझिए, आज हम उन इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करेंगे जो कि हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एनसीईआरटी देती है। अब एग्जाम के हिसाब से कहां वैल्यू होता है समझते हैं। एग्जाम हमसे कहता है कि एनसीईआरटी के आसपास में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो राजा का जिक्र यहां मिल रहा है, समझो वो मोस्ट इंपोर्टेंट राजा हो गए। और जो टॉपिक, जिस किताब का नाम, जिस राजा का नाम, जिस मंत्री का नाम यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, समझो वो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो एनसीईआरटी को हमें अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। अब बात आती है राजाओं की, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करते हैं आज की। तो बात आती है राजाओं की, और एक छोटी सी एग्जाम्पल समझाता हूं प्रशस्ति का। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अब ये बताइए, क्या आपको तारीफ सुनना बेकार लगता है अपनी? अगर कोई आपका दोस्त आपकी तारीफ करता है, बहुत उछल उछल के कहोगे, अरे भाई तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे मेरे बहुत यार हो। वैसे ही कहानी यहां पे भी चलती है। तो राजाओं के लिए भी, उनके जो मंत्री होते थे, कोर्ट में बैठे हुए पोएट हुआ करते थे, वो बहुत सारी रचनाएं करते थे, राजा की तारीफें लिखते थे। राजा हमारे इतने महान है, राजा हमारे इतने शक्तिशाली है, इतने बलवीर है, भगवानों के बराबर है। तो हमारे कवियों ने जब राजा को अपनी कविताओं में, किताबों में एक वर्णित किया, एक प्रेजेंट किया, उस किताब के जरिए हम राजा की पर्सनालिटी को जान पाए। अच्छा, राजा ऐसे भी थे, राजा इतने अच्छे म्यूजिशियन भी थे, राजा वीणा बजा लेते थे, राजा बहुत गरीबों से प्यार करते थे, दानवीर थे। तो हमारे पोएट तो लिख रहे हैं राजा की तारीफ के लिए, पर इस किताब को, चाहे कोई भी किताब की बात कर रहे हो, हम आगे जाके बात करेंगे आज बहुत सारे साहित्यिक स्रोतों की, वो किताब हमारे लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाती है उस राजा के बारे में जानने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं कि प्रशस्ति की बात करती है। तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे प्रशस्ति मतलब होता है कि आप यहाँ पे प्रशस्तियां राजाओं की तारीफ के लिए लिखी गई शिलालेख होते हैं। मैं अगर थोड़ी देर को एक पोएट हूं और मैंने एक पत्थर पे राजा की बहुत अच्छी कविता लिखी है, इसमें बहुत सारी तारीफें कर रहा हूं राजा की, तो क्या मैं थोड़ी देर कह सकता हूं मैं हरिसेन हूं? तो आज बात करेंगे ऐसी प्राय प्रशस्ति की, जहां पे हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से राजाओं को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। और यही तारीफ राजा को, मंत्रियों को सोने की माला दे देती थी, दानवीर बना देती थी कि भैया चलो इतनी जमीन तुम्हारी, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूं। तो कई बार हमारे कोर्ट पोएट भी जब ये रचनाएं करते थे तो एक आशा रखते थे कि मुझे कुछ गिफ्ट और रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा कोर्ट में, या फिर मेरा जो हमारा राजा का दरबार है उसमें मुझे सम्मान मिलेगा। हर चीज हम अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। पर इस प्रॉफिट में हमें ध्यान देना पड़ता है कि क्या जो राजा की प्रशंसा करी जा रही है, जितनी तारीफ समुद्रगुप्त के बारे में करी जा रही है, क्या उतनी सही है? कि आप, मुझे पता है, आप
आप पीजीटी लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के, तो मैं आपको एक ऐसा भी चश्मा दिखाना चाहता हूं जो कहता है कि अगर आप किसी की कविता सुन रहे हो, किसी की भी कविता सुन रहे हो, तो देखो कि ये सही में जो वर्णन कर रहे हैं, तो यहां लिखा गया वो एग्जैक्ट उतना होता था। कविता तो कह रही है कि 1000 लोगों को मारा, पर क्या इतने बड़े साक्ष्य मिलते हैं लड़ाई के? ये सब बातें देखने की कोशिश करते हैं। प्रशस्ति आर इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्रेज किंग। आपको पता चलता है प्रशस्तियां राजाओं की तारीफ में लिखी जाने वाले शिलालेख होते थे। प्रशस्ति शब्द संस्कृत में आया, इसका मतलब होता है तारीफ में। तो आपको पता चलेगा हम किसी को जब प्रेज करते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, कहता है कि भैया प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है और ये क्या मतलब बताता है। आपसे ऑप्शन पूछ लेगा, ऑप्शन नहीं तो आपसे कथन में पूछ लेगा कि इनमें से कथन में से एलिमिनेट करिए क्या ऑप्शन यहां पे हटता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। धीरे धीरे करके आगे गाड़ी बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि यहां से आगे जाके दे डिस्क्राइब द अचीवमेंट क्वालिटीज ऑफ रूलर। जो हमारी कहानी मतलब हमारे पत्थरों पे लिखे गए शिलालेखों पे बातें लिखी गई हैं, कविताएं के रूप में, लेखन के रूप में, किसी भी रूप में बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं, ये हमें उस टाइम के राजा के अचीवमेंट्स के बारे में बताती थी, राजा की तारीफ कर रही है। देखो देखो राजा कितने बलवान हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। देखो देखो राजा कितने शक्तिशाली हैं, उन्होंने 2000 लोगों को मारा है। राजा हमारे जो दानवीर हैं, ये गरीबों को दान करते हैं, इतने बलवान है कि भगवान उनके सपने में आके मैसेज देते हैं। अब एक थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि ये प्रशस्ति, अगर मैं ये पिलर को देख रहा हूं, एक चौराहे पे लगा हुआ है पिलर, तो आपको लगता है रास्ते से चलने वाला हर व्यक्ति इस पिलर को देखेगा? कॉमन सी बात है, पब्लिक के साथ लगा है तो हमारा नजर तो जाएगी। जब पब्लिक देखेगी कि अरे राजा कितने अच्छे हैं, राजा इतने शक्तिशाली हैं, राजा भगवान के समान हो रहे हैं, तो क्या ये प्रशंसाएं एक इमेज क्रिएट नहीं करेंगी पीपल्स के लिए, कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए? तो एक जो प्रशस्ति बनाई जा रही थी, इसके पीछे बहुत सारे एंगल होते थे और ये एंगल आपको समझने, क्योंकि आप एक बड़े लेवल के इतिहास के विद्यार्थी हैं और आगे जाके आप बहुत लंबे समय तक इतिहास को पढ़ाएंगे भी। तो मैं आगे बात बताता हूं। हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबी प्रशस्ति का पता चलता है। यह शिलालेख इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर स्थित है। आप देखिए, ये इलाहाबाद की बात होती है। इसको हम इसे समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री हरिसेन ने लिखा था। आपको पता चलता है यहाँ पे हमारे कौन, हरिसेन ने इनकी रचना करी थी, उसको लिखवाया गया था। आप सोचिए, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, इट वॉज रिटन बाय हरिसेन, अ पोएट एंड मिनिस्टर इन समुद्रगुप्त कोर्ट। बाय शौक के हिसाब से पोएट भी है और एक मिनिस्टर भी। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे आईएएस अधिकारी बहुत अच्छे गाने भी गाते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, आप बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखेंगे जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और ऐसे पता चलता है कि हो सकता है हरि सेन यहाँ पे एक बहुत अच्छे पोएट के रूप में प्रचलित हो, साथ साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी रखते हो। क्या ये लाइन हमें दिखा रही है, क्या ये लाइन हमें समझाने की कोशिश कर रही है उस टाइम पे टैलेंट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें म्यूजिक को भी महत्व दिया जा रहा है। सिंपल मिनिस्टर ना लिख के उनकी एक क्वालिटी को भी जिक्र किया है एनसीईआरटी ने हरि सेन की। चलिए, प्रशस्ति बिकेम मोर कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यह टाइम हमारा गुप्ता पीरियड का चल रहा है, जब हमारे प्रशंसाएं करना, प्रशस्ति बनना, राजाओं की तारीफें लिखना एक बहुत जनरल चीज बनने लगती है। पर इस जनरल चीज से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगती है इतिहास के बारे में। जानते हैं, पता चलता है कि हमारे समुद्रगुप्त की जो बात होती है, अभी जो हम बात कर रहे थे प्रशस्ति की, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बहुत विस्तार से तारीफ करी गई है। तो पता चलेगा कि इतनी सारी तारीफ करते हैं तो कहते हैं उन्हें एक बहादुर योद्धा और सफल विजेता बताया गया है। अरे भैया, तारीफ ही तो करेंगे, तारीफ में बहादुर बताएंगे, सफल योद्धा बताएंगे, बहुत वीर और बढ़िया मस्त हमारे राजा है। पता चलता है कवि कहता है कि वह विद्वान थे और खुद भी एक महान कवि थे। दो पॉइंट समझो, आराम से गहराई से समझो स्टेटमेंट को। कहता है, कवि कहता है, हरिसेन जी कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो महाराज जी हैं, समुद्रगुप्त जी हैं, वो बहुत अच्छे योद्धा भी हैं, बहुत अच्छे वीर योद्धा हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, साथ साथ में वो एक कवि भी हैं। अब एक राजा, सोचो, अगर एक किंग है, एक किंग है और इसको म्यूजिक पसंद है, तो क्या अपने घर में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखेगा? अपने घर में और लोगों को आकर्षित नहीं करेगा? जैसे कि मुझे अगर तबला बजाना पसंद है, मैं प्रैक्टिकली तबला बजाता हूँ, मुझे तबला बजाना पसंद है, मेरे घर में तबला भी है, कैसियो भी है, हारमोनियम भी है, और मैं उन लोगों के साथ में जाता भी कभी कभी जब मुझे मन करता है तबला बजाने का, तो मैं उन लोगों के साथ में जुड़ जाता हूं जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पे जब राजा एक कलाकार है, एक म्यूजिक की तरफ टिल्टेड है, उसको पसंद आता है म्यूजिक, तो क्या उसकी इवेंट्स, उसके आसपास में होने वाले वातावरण में क्या वो सब चीजें नहीं रखेगा जो उसकी पसंद की हैं?
जैसे आप भी रखते हैं। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो मैं देखूंगा आपके घर में माइक्रोवेव से लेके बहुत हजार प्रकार का सामान रखा होगा जो कि किचन में उपयोग होता है, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो वैसे ही पता चलेगा कि यहां से। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कवि एक महान कवि भी थे। खुद की भी एक राजा की खुद का एक इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है प्रशस्ति। अब पता चलता है उनकी महानता देखने के लिए उनकी तुलना देवताओं से की गई है। एक और पॉइंट समझो, 3 लाइनें 3 बातें बता रही हैं। पहली लाइन कह रही है हमसे प्रशस्ति में बहुत ज्यादा तारीफ है, और यहां पे ये कहा गया है कि हमारे राजा, एक पल को सोचो, अगर मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट होता और मैं इलाहाबाद के प्रयागराज के जाके वहां पे इस प्रशस्ति को पढ़ रहा होता, मैं पहली बार समुद्रगुप्त के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने पढ़ा, यार इसमें लिखा गया है ये समुद्रगुप्त जो भी राजा है वो बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा योद्धा है, और वो एक कवि भी है, म्यूजिक की तरफ भी टिल्टेड है। तो क्या ये प्रशस्ति मेरे लिए आज एक इतिहास का स्रोत बन गई ना, और मेरे दिमाग में समुद्रगुप्त की इमेज बना दी। आगे देखेंगे, प्रशस्ति बहुत लंबे और जटिल वाक्यों में लिखी गई थी। प्रशस्ति इज रिटन वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को भगवान से भी लिंक कर दिया गया है। अब भगवान से लिंक करने के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले के टाइम पे आपको पता चलेगा कि हमारे जो कॉमन मैन है, आज भी आप देखोगे, अगर आपने किसी से कह दिया कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो 100% लोग दान करने आ जाएंगे, आप पे विश्वास कर लेंगे। वहीं पे आपने कहा कि मैं लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूं, तो शायद 4 लोग कम हो जाए। मैं अपने लिए कर रहा हूं, 10 लोग कम हो जाएंगे। तो वैसे ही पता चलता है पब्लिक जब भगवान पे इतना विश्वास करती, तो राजा ने कहा, कवि ने कहा कि भैया भगवान के बराबर है। अब कोई आम आदमी जा रहा है, पैदल पैदल जा रहा है, वो देख रहा है, पता है तुम्हें हमारे राजा समुद्रगुप्त इतने महान है कि भगवान के बराबर है, बहुत बड़े राजा है। अब ये प्रशस्ति राजा की तारीफ करते करते भगवान से लिंक कर रही है। अब जिस व्यक्ति से वो कह रहा है कि हमारे राजा भगवान के बराबर है, जो व्यक्ति सुन रहा है वो तो यही कहेगा ना, यार राजा की बात मानेंगे आज से हम, राजा जो भी कहेंगे मानूंगा, क्योंकि राजा की बातें भगवान बोल रहे हैं, भगवान के स्वरूप में आए हैं। और जिस बार आप बोल दो कि वह व्यक्ति भगवान के स्वरूप में आया है, वो वाला व्यक्ति हाई फाई बन जाता है। क्योंकि हम भगवान को अपनी एनर्जी से जोड़ते हैं, और उसको अगर किसी व्यक्ति में हम देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं, तो हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। बात आती है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में। तो यहाँ पे आप देखिए 12th क्लास की किताब में भी दिया गया है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम 12th में भी इस चीज को पढ़ेंगे, सामान्य रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, वे मानवता के विद्यमान, उदार और प्रतिमूर्त हैं। वे देवताओं में कुबेर, धन के देवता, वरुण, समुद्र देवता, इंद्र, वर्षा के देवता, यम, मृत्यु के देवता के तुलनीय है। तो क्या हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त को यहां पे भगवान से जोड़ने की कोशिश करी गई है, कनेक्शन विद गॉड? और अगर कनेक्शन विद गॉड दिखा रहे हैं, तो मतलब समझ जाइए कि यहां पे ये कहने का मतलब हो रहा है कि हमारे राजा धीरे धीरे करके भगवान की बातें आपको बोलेंगे और आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पता चलता है एनसीईआरटी भी एक आपको छोटी सी क्लिप निकाल के देती है, फोटो निकाल के देती है, कहती है जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कठोर कुल्हाड़ियों, तीर, भालों और तलवारों, लोहे के नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों से दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये उनकी योद्धा, एक स्पिरिट, एक वॉर स्पिरिट का वर्णन कर रहा है स्टेटमेंट। और देखो जो मैं आपसे बोल रहा था, यहां पे भी वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पे दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के से उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब राजा ने कहा कि यार मुझे वीणा बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे सिक्के बनवाए जाए जहां पे वीणा के इंस्ट्रूमेंट को हाईलाइट किया जाए। अगर मुझे तबला बजाना पसंद है, मैं चाहूंगा कि मेरे घर में 4 फोटो तबले की हो। मैं चाहूंगा ना कि मेरे घर में 4 तबले की बड़ी अच्छी वॉल पेंटिंग बनी हो। वैसे राजा की भी इच्छा थी, कर लेते हैं। पर इसकी इच्छा से मुझे पता चल गया कि यार ये जो राजा है ना, इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा प्यार प्रेम से देखता है, जोड़ता है, तो जानता भी होगा बजाना, पसंद भी होगा, जानता भी होगा। तो इन सब चीजों से, कॉइन से, प्रशस्ति से, इंस्क्रिप्शन से, शिलालेखों से, क्या मैं राजा की इमेज बना पाया अपने दिमाग में? यही हमारे इतिहासकार करते थे। अब कथन में क्वेश्चंस आएंगे, तो कथन में क्वेश्चंस में अगर यही 4 ऑप्शंस पूछ लिए गए कि इनमें से 4 में से एक को नहीं कर दिया, वो कवि नहीं थे। हम बैठे हैं कि यार वो कवि थे कि नहीं थे, याद ही नहीं आ रहा। पर उस टाइम पे दिमाग चलेगा, यार समुद्रगुप्त तो वीणा ही बजाते थे, वीणा कविता जुड़ी हो सकती है, चलो अंदाजा लगाते, तो क्या कर देते होंगे, क्या पता सही निकल जाए। इसी को कहते हैं समझदारी से काम करना। हम रट नहीं रहे हैं, हम समझदारी से देख रहे हैं कि अगर कहीं पोयम की बात भी याद आ जाए दिमाग में, और हमारा क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, उससे हट सकता है ऑप्शन एक। यही तो हमारा सीखना है। चल आगे देखते हैं।
तो पता चलता है व्हाट वाज द प्रशस्ति टेल अस अबाउट द रूल। आपको पता चलता है प्रशस्ति में बहुत सारी बातें कही गई हैं, प्रशंसा के अलावा भी बताने की कोशिश करता है कि राजा का विस्तार इतने इतने बड़े क्षेत्र में था। कौन कौन से क्षेत्र में था देखते हैं। प्रशस्ति कहती है आर्यव्रत इसमें समुद्रगुप्त के अलग अलग शासकों के साथ संबंधों के बारे में बताया है। मतलब क्या, प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो राजा है समुद्रगुप्त, उनके पड़ोसियों राज्य से कैसे संबंधित थे उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। कितना विस्तार था ये भी देखने को पता चलता है। आर्यवर्त 9 रूलर वर डिफीटेड एंड द किंगडम वर मर्ज इनटू हिज एम्पायर। आपको पता चलेगा यहां पे लिखा है आर्यवर्त, ग्रीन से मार्क है, यहां पे बात करता है कि इस वाले क्षेत्र में कि यहां पे 9 शासकों को हराया गया, उनके राज्य को उनके साम्राज्य में ला लिया गया। दूसरा कहता है दक्षिण पथ बाहर शासकों को हराया गया, लेकिन आपको पता चलता है डिफीट अलाउड द सरेंडर, और जब तक सरेंडर नहीं करते तो हराया जाता है। नेबरिंग स्टेट एरिया लाइक असम, बंगाल, नेपाल, गढ़ संघ पे ट्रिब्यूट एंड ओबे हिम। और आपको पता चलता है आसपास के क्षेत्र में जो कि गढ़ संघ है, असम वाला क्षेत्र है, वो उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट करता है, मतलब गिफ्ट्स वगैरह देता रहता है कि राजा हाँ हाँ आप बढ़िया कर रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आपसे दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस रीजन आपको पता चलेगा रूलर्स फ्रॉम फार ऑफ एरिया, श्रीलंका सहित दूर के इलाकों से शासकों ने उनकी सत्ता को स्वीकार किया और शादी का प्रस्ताव भी भेजे। अब ये प्रशंसा करी जा रही है, ये आपको मैप दिख जाएगा एनसीईआरटी में, देखिए एक बार मैप, और यहाँ पे लिखा है आंतरिक राज, बाहरी राज, आर्यव्रत, जो कि हम अभी बात कर रहे थे, चारों पॉइंट्स के बारे में लिखा गया है। और आप ये देखिए क्या ये प्रशस्ति हमें बता रही है कि राजा का विस्तार कितने बड़े बड़े क्षेत्र तक था, राजा अपना व्यवहार कहां कहां फैला के रखे हैं, व्यक्तिगत रूप में किस टाइप से डील कर रहा है। तो क्या प्रशस्ति, एक प्रशस्ति अगर सोचो, हाँ, और देखो अभी हम बात करेंगे पूरा प्रशस्ति को डिकोड करेंगे, क्योंकि हम बस कह लेते हैं ना कि हरि सिंह ने प्रशस्ति लिखी, पर प्रशस्ति से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहां से बनेगा। क्या प्रशस्ति में हमारे पास में एक स्टेटमेंट ऐसा पूछ लेगा गलती से, क्या हमें प्रयाग प्रशस्ति में ये बताने की कोशिश करेगी किस प्रकार से राजा का विस्तार था। आप कहोगे हाँ हाँ सर, हाँ था, कथन में पूछ लिया है। अब वो कथन में लगा रहा नहीं नहीं प्रशंसा के लिए करी गई होगी, क्या बताया गया होगा प्रशस्ति में, पर एनसीईआरटी ने क्या कह रखा, देख लो भाई पढ़ लो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। पता चला आगे जीनोलॉजी से प्रशस्तियां, पता चलता है प्रशस्तियों में आमतौर पर राजाओं के पूर्वजों का भी जिक्र होता है। मतलब आपको पता चलेगा एंसेस्टर्स, हमारे दादा, ग्रेट ग्रेटफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके बारे में जिक्र देखने को मिलता है। तो जो आज आप एक टाइमलाइन बनाते हो, जब आप गुप्ता पीरियड पढ़ते हो तो आप कहते हो कि इनके बाद ये आए, इनके बाद ये आए, इनके बाद ये आए, ये कहां से पता चला हम लोगों को, इतिहासकारों को, ये कहां से कंटेक्स्ट मिला, इन्हीं प्रशस्तियों से, इन्हीं स्रोतों से, इन्हीं कविताओं से, इन्हीं राइटिंग से। तो पता चलता है कि यहाँ पे समुद्रगुप्त प्रशस्ति में उनके परदादा, दादा, पिता और माता का भी नाम मिलता है। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गण, और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, उनकी मदर का भी जिक्र देखने को मिल रहा है। पता चलता है हिज फादर चंद्रगुप्त वन यूज्ड टू द ग्रांड टाइटल महाराजा धीराज, उनके जो फादर थे उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिलता था। समुद्रगुप्त ऑल्सो द टाइटल महाराजा अधिराज, समुद्रगुप्त ने भी एक टाइटल यूज किया, भैया मुझे तो इस नाम से पुकारिए है। पता चलता है हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर कॉल्ड अ महाराजा, यहां पे दादाजी ने भी नाम रखा है अपने महाराजा। दिस शोज द ग्रेजुअल राइज ऑफ गुप्ता फैमिली, और ये क्या हमें गुप्ता फैमिली का आगे आगे आने वाले जनरेशनल चेंज को, जनरेशनल गैप को, जनरेशनल डेवलपमेंट को नहीं दिखा रहा है। और जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले टाइमलाइन ही तो बनाते हैं, पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। सोचिए उसका जिक्र एनसीईआरटी में कहा गया है, और आप पूरी गाइड्स में ढूंढोगे कहां पे गुप्ता के फिर बारे में बताया गया है, कहां गुप्ता के बारे में बताया गया है। 6वीं क्लास की एनसीईआरटी बोलते हैं कि भैया इनको पापा को ये कहते थे कि दादाजी को ये कहते थे, इन्होंने इस टाइप के नाम टाइटल यूज करे हैं। और ये टाइटल क्यों यूज होते थे, अपने आप को पब्लिक के सामने बताना कि राजा कितना महान है, राजा कितना महान है, ये बताने के लिए भी। सोचो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा प्रयाग प्रशस्ति बहुत बड़ा स्रोत के रूप में हमें काम आती है। और यहां पे देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त इज इंक्लूडेड जेनेलॉजिस्ट लेटर गुप्ता रूलर, मतलब आपको पता चलेगा समुद्रगुप्त का नाम के बाद गुप्त शासकों की वंशावली में शामिल है, मतलब आगे आने वाले लोगों की। हिज सन चंद्रगुप्त टू, आपको चंद्रगुप्त टू के बारे में पता चल रहा है। तो जो टाइमलाइन हम बनाते हैं अपने नोट्स में, भाई साहब गुप्ता रूलर्स की टाइमलाइन तो हमारी प्रशस्ति में बनी हुई थी। हमारे राइटर्स ने कहा यार ये तो उठा के सीधे एज इट इज कर सकते हैं, दादा का नाम भी कर रहा है, बच्चे का नाम भी लिख रहा है, परदादा का नाम भी लिख रहा है राजा। कितना बढ़िया स्रोत है इतिहास को जानने के लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए। अरे भैया प्रयाग प्रशस्ति चले, समुद्रगुप्त के बारे में 4 पॉइंट्स दिख ही जाएंगे।
जो आपके नोट्स में आ जाएंगे और यही पेपर में आ जाएंगे कहानियां। चंद्रगुप्त टू डिफीटेड शाक इन द वेस्टर्न इंडियन, आपको पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शाकों को हराया था। हमें उनके बारे में शिलालेखों और सिक्कों से पता चलता है। बाद में परंपराओं और अनुसार उनके दरबार में कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान भी आए हैं। पता चलेगा आर्यभट्ट और कालिदास के बारे में जिक्र मिलता है। अब आपको एक पॉइंट पता चला, एक थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक प्रशस्ति हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देकर गई। पहला पॉइंट तो क्या, राजा के बारे में, किंग की प्रशंसा करी, तारीफ करी, अरे भाई साहब राजा तो बहुत मस्त इंसान है, बढ़िया इंसान। दूसरा, राजा की फैमिली हिस्ट्री बता दी, फैमिली के बारे में बता दिया। ठीक है, राजा का म्यूजिकल टेस्ट, राजा म्यूजिक में कवि है, वीणा बजाता है, म्यूजिक के बारे में बता दिया। एक पॉइंट पता चला कि राजा के बारे में बताने की कोशिश के साथ साथ में ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि यहां पे हमारे पास में डुअल रोल ऑफिसर्स भी निभा रहे हैं, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। कवि भी है, लेखक भी है, जैसे आज भी राइटिंग भी करते हैं, डबल डबल पर्सनालिटी। आज भी हमारा प्रकृति ऐसी ही है कि हम बहुत सारी कलाओं को साथ में लेके काम करते हैं। पता चलेगा वो काम तो करते हैं पुलिस वाला, बट बहुत अच्छे सिंगर भी है। आज भी तो ऐसे ही होता है ना, वो भी पॉइंट जोड़िए अपने इतिहास से। बढ़ते हैं आगे तो पता चला कि धीरे धीरे करके हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताने की कोशिश करती है। हाँ, जोग्राफिकल एक्सपांशन, कहां तक राजा का विस्तार था, ये भी तो हमें इसी से पता चल रही चीजें। देखो ये लिखा है, वर्ड प्रोसेस डिटेल अबाउट द रूल, कहां तक इनका रूल है, मैप नंबर 7। थोड़ा देखिए एनसीईआरटी को, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें इसके बाद एक बार चैप्टर पढ़ना, जिस भी किताब जिस भी नोट को आपने बनाया होगा, मैं आपसे कहता हूं कि वो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो आपके अंदर एक चश्मा और विचार दे रही है। अब इस विचार का उपयोग करके किताब को पढ़ो, और जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो उस नोट्स को देखो। आपको लगेगा यार ये जो बात एनसीईआरटी में कही गई है, कितनी गहराई की बात थी जो मैं केवल वन वर्ड में पढ़ रहा था। यही तो एनसीईआरटी का खेल है, जो हम लोग छोड़ देते हैं, बहुत आराम से छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, इसके बाद हमारे एनसीईआरटी ने कहा कि देखो भैया, आपने गुप्ता की बात कर ली, थोड़ा पोस्ट गुप्ता पीरियड के भी राजाओं के बारे में जान लो, आगे क्या कहानी चलती है। तो कुछ कुछ राजाओं का मैं जिक्र कर देता हूं, बहुत गहराई में नहीं जाता है क्योंकि तुम 6वीं क्लास के ही बच्चे हो, पता चलता है, देखते हैं। तो पता चला कि हमारे पास में एक अगले राजा का जिक्र देखने को मिलता है, जो कि हमारे हर्षवर्धन है। सम किंग्स आर नोन थ्रू बायोग्राफी नॉट इंस्क्रिप्शन। अब पिछले स्लाइड में हमने एक इंस्क्रिप्शन का यूज किया था राजा के बारे में जानने के लिए, प्रशस्ति का, दीवार पे लिखी हुई हमें कहानी या फिर कुछ भी लिख। पर अब बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनके बारे में हमें खूब किताबें बताती हैं। तो हर्षवर्धन रूल ओवर 1400 years ago. His court poet Bhanvat wrote his biography हर्षचरिता इन संस्कृत। भाई साहब एक नंबर का क्वेश्चन, भारत के किसी भी एसएससी से लेके बैंकिंग से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस कट जाते हैं। आप कथन में उलझ जाओगे, आप वन वर्ड में उलझ जाओगे, कहोगे मास्टर पेपर कहां से आ रहा है, मास्टर कहेगा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, फिर कहोगे मैंने तो पढ़ी नहीं थी। यहीं पे आके हमारा जीवन उलझ जाता है। तो पता चलता है कि हम जब हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग किताब मिलती है, जो कि बायोग्राफी ऑफ हर्षचरिता है, जो कि संस्कृत में लिखी गई बाण भट्ट द्वारा। हर्षचरिता गिव डिटेल ऑफ हर्षास फैमिली इन अर्ली लाइफ। जिस प्रकार से हमने पिछली में डिटेल्स में पढ़ी चीजें राजा के बारे में, वैसे हमें हर्षा के बारे में हर्षचरिता बहुत सारी बातें बताती है, अकाउंट देती है। द चाइनीज टेलर हॉर्न सॉन्ग ऑल्सो स्टेड इन द हर्षा कोर्ट एंड रोट अबाउट। आपको पता चलता है कई प्रकार के चीनी यात्री भी यहाँ पर आ रहे थे, और हर्षा के टाइम पे उन्होंने भी अपनी डायरी में बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो क्या अगर हर्षा की बात करें तो इनके स्रोतों पर डिस्कस करेंगे आगे जाके अगर हम पेड क्लास में। तो मैं आपको जब सबसे पहले बता दूं पेड में सोर्सेस क्या होते हैं, जिस पीरियड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस राजा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जाना कैसे, तो पता चलेगा आपको यहां पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनकी बायोग्राफी और फॉरेन अकाउंट्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया, बाहर का व्यक्ति आया, ट्रेवलर व्यक्ति आया जिसने कुछ राइटिंग करी, और उसके ग्रंथ को भी हम निकाल के देख सकते हैं, तारीफ कर रहा है, बुराई कर रहा है राजा के बारे में। तो इस राजा के समय को जानने के लिए इतिहासकारों ने स्रोतों का उपयोग किया। एक तो बायोग्राफी भी हो गई, फॉरेन अकाउंट्स भी हो गए। थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं, पता चला धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे हर्षचरिता देखने को मिलती है, जो कि महाकवि बाण भट्ट की रचित है। ठीक है, जो कि राजा के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। हर्षा हर्षा सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन थानेसर के राजा बने। हिज फादर, अब ये कहानियां बायोग्राफी की थोड़ी तो देख रही है, देखो ना आप,
लैंग्वेज भी समझो, पॉइंट्स की लैंग्वेज समझो, मतलब या जो कंटेंट उठाया गया है अपने आप दिखा रहा है कि राजा की पूरी पर्सनालिटी लाइफ के बारे में लिखा गया है। कहता है हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड लीडिंग द एक्सेशन। आपको पता चलता है जब मैं किताब पढ़ रहा हूं हर्षित, तो मुझे पता चला उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे राजा बने। उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे वो बंगाल के शासक को मार डाला था। हर्षा ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और बंगाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूर्व मगध और बंगाल को जीत लिया। चालुक्य वंश ने पुलकेशन II द्वारा रोके जाने के बाद दक्कन विस्तार करने के असफल हुई। तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी बातें जो हम मैप में पढ़ते हैं हर्षा के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे पास में किताबों में दी गई है जो कि उस टाइम पे लिखी जा रही थी। तो हर्षा किताब का नाम, कोर्ट पोएट, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटे बच्चों के हिसाब से यहाँ पे 4 बातों में बता दे कि बेटा जान लो थोड़े से हर्षा कौन है ना। तो अभी हम इतना ही सीमित रखते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं पल्लवास और चालुक्यास की। पल्लवास एंड चालुक्य वर मेजर डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। ये हमारे बहुत एक फेमस राजा रहे हैं। पल्लवा साम्राज्य कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा से फैला हुआ था। आपको पता चलता है चालुक्य किंगडम वाज इन रायचूर द्वाब बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। ये 12th क्लास में भी आपको देखने को मिलता है। ये जो हमारा द्वाब है, रायचूर द्वाब है, जहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर की बात होती है। और ये वाला क्वेश्चन हमारे बिहार में आता है, मैंने मैराथन में भी करवाया है। इवन आपके जो केवीएस एनवीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा 6वीं क्लास की किताब में जिक्र किया गया है, और हम ढूंढ रहे हैं पूरी जगत की किताबों में। चलो, एहोल द चालुक्य कैपिटल वाज अ ट्रेड एंड रिलीजियस सेंटर विथ मेनी टेम्पल्स। आपको पता चलेगा चालुक्य की राजधानी एहोल एक व्यापार और धार्मिक केंद्र जहां कई मंदिर थे। अब देखो मैं बताऊंगा पॉइंट को। बोथ डायनेस्टी ऑफ फॉर्ट एंड ईच अदर कैपिटल। आपको पता चलता है ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पल्लवास हो गए, चालुक्यास हो गए, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह रहा था चालुक्यास कैपिटल वाज अ ट्रेड एंड रिलीजियस सेंटर विथ मेनी टेम्पल। अब पिछली क्लास याद करो, व्यापार, तीर्थ यात्रा, लास्ट क्लास जो कि हमने कल देखी थी, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से जनाब, किस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर व्यापार और ट्रेड हो रहा था और राजा का संबंध। तो जब यहाँ पे मंदिरों की बात आई, कैपिटल में मंदिर बने हुए हैं। चालुक्य की राजधानी एहोल एक व्यापार और धार्मिक केंद्र है जहां कई मंदिर थे। एक दृष्टिकोण लेकर जा रहा है राजा की भक्ति, राजा के विचारों की तरफ। समझ पा रहे हैं पॉइंट? चलो आगे देखते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा पुलकेशन II एंड हिज प्रशस्ति। पुलकेशन II वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य रूलर। हिज प्रशस्ति वाज रिटन बाय द कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क यहां से गेन कर सकते थे। मतलब अगर अभी हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए होंगे एनसीईआरटी के, तो मैं इतना एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास में एंशिएंट हिस्ट्री में आने वाले लगभग अगर 20 क्वेश्चन भी आते होंगे तो 20 में से अभी हमने लगभग मान लीजिए 6 क्वेश्चंस को या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश कर ली होगी। 8 क्वेश्चंस आपके 6वीं क्लास के एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और बचे हुए मुद्दे अगर हम 12th क्लास में भी कवर कर ले तो हम मान सकते हैं कि हम 15 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं 20 में से। और 5 क्वेश्चन तो हमें भी नहीं पता, अतरंगी किताब से आ जाएंगे पेपर को टफ बनाने के लिए। मध्यम मार्ग अपनाइए जनाब, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग ये कह रहा है जो सुविधाएं भी आपके पास में है किताबों की, एनसीईआरटीओ की, वो पढ़ लो। इसके बाद में आगे का सोचना कि मैं इसके अलावा कौन कौन से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ूं। मैं देख रहा था, मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया था पीएससी के टीआरई का, तो बच्चे सब आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, उस टाइम भी पूछ रहे थे कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए सर, कौन कौन सी किताबें पढ़ लूं। पहले एनसीईआरटी से शुरू तो करो, शुरू करो। जो हमारे पास में अभी दाल रोटी है, दाल रोटी से पहले पेट भरो। पनीर की सब्जी तक आएंगे तब तक हम अपना पेट भर के और आगे बढ़ जाएंगे। दाल रोटी से खाना शुरू तो करो, भूख कम तो करो पहले। चलो, इसमें उनके पूर्वजों 4 पीढ़ियों का जिक्र आपको पता चलता है कि यहाँ पे भी सेम कहानी आती है, 4 जनरेशंस के बारे में पता चल रहा है। पुलकेशन गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। आपको पता चलता है पुलकेशन को राज अपने चाचा से मिला था। उसने पश्चिमी पूर्वी दोनों तटों पर अभियान चलाए। उसने कांचीपुरम में पल्लव राजा को भी हमला किया। बाद में पल्लवों और चालुक्य दोनों एक जगह राष्ट्रकूटों और चोलों में ली। आपको पता चलता है लेटर बोथ पल्लवा एंड चालुक्यास वर रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूट एंड चोलास। तो हमें इनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है। जब रवि कीर्ति की बात करते हैं तो एक दिमाग लगाओ, राजा और कोर्ट पोएट का कनेक्शन, और कोर्ट पोएट और हमारा जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कोर्ट पोएट, और किस प्रकार से उनकी सोच हमें फायदा कर रहे थे इतिहास को जानने के लिए, भी समझो। किताबों को अंदर से समझो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहलाता है पॉइंट। और जिस दिन आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे, मुझे विश्वास है आप कथनों में नहीं उलझेंगे। इतना विश्वास रखिए, कथनों में नहीं उलझेंगे। आपको पता होगा कि कथन यहाँ पे सेट नहीं हो सकता।
क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा है। और कल के दिन आप लगता है कि आप गलत आंसर की आ रही है तो यही किताब आप खोलोगे, और कोई किताब नहीं मान्य होती है। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम अब बात करते हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा बेटा चलो ठीक है, तुमने अभी हर्षवर्धन की बात कर ली, तुमने चाणक्य पल्लवास की बात कर ली, तुमने समुद्रगुप्त की बात कर ली, तुमने राजाओं के बारे में तो जान लिया, थोड़ा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ लो कैसे डील करते थे। तो एक कॉमन चश्मा लगा दिया है उसने, कॉमन चश्मा देख लो कि जनरल जनरल क्या होता है, स्पेसिफिक मत जाना, गहराई में मत जाना किसी की, ऊपर ऊपर से देख लो। तो पता चलता है भूमि राजस्व पर आय मुख्य स्रोत था, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इन राजाओं का पता चलता है कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था वो मेन स्रोत ऑफ इनकम था। विलेज वर द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे विलेज हुआ करती थी बिल्कुल बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। पूरे इतिहास में कहा गया है, चाहे आप गांधी की बात कर रहे हो, चाहे आप एशियन हिस्ट्री की बात कर रहे हो, यही बात आती है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है, गांव से शुरू करके देखो, ज्यादा कवर कर पाओगे। किंग्स ट्राई टू गेन सपोर्ट एंड पावर ऑफ पीपल, हमें पता चलता है राजाओं ने शक्तिशाली लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। ये लोग धन, पद या सैन्य शक्ति के कारण महत्वपूर्ण थे। दीज पीपल वर इंपॉर्टेंट ड्यू टू वेल्थ, स्टेटस एंड मिलिट्री पावर। और इन्हीं सबसे हमें पता चल रहा है किस टाइप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। आगे देखेंगे, सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी, कुछ पद धीरे धीरे करके वंशानुगत हो रहे थे। मेरे पापा के बाद यही बेटा तुम अपने मंत्री, जो तुम मंत्री जी हो ना, अब तुम बुजुर्ग हो रहे हो, अपने बेटे से कह दो वो मंत्री का पद संभाल लेगा। हायरार्कियल टाइप समझ में आ रहा है। बेटे अक्सर अपने पिता की जगह पर पद संभालते थे कि बच्चा बचपन से देखता आ रहा है पापा को लिखना आता है, पापा को ये काम करना पड़ता है, पापा को वो काम करना आता है, और हमारे ट्रेंड चलता ही था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो भी यहाँ पे सपोर्ट होता था। तो धीरे धीरे करके मिनिस्टर्स के साथ में भी चीज चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चीज चल रही थी। क्या आज भी हम बिजनेस में ये चीज नहीं करते? पापा का किराने का व्यापार है तो बच्चा भी किराने का व्यापार कर रहा है, पापा टीचर है तो बच्चा भी टीचर बन रहा है, पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो बच्चा भी बिजनेसमैन बन रहा है। ये आज भी होता है। इन्फ्लुएंशियल लोकल पीपल हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता चलता है प्रभावशाली स्थानीय लोग प्रशासन मदद करते थे, जिनके पास पावर होती थी, पैसा होता है, रिसोर्स होते, वो भी थोड़ा बहुत अपना योगदान देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। इनमें व्यापारी, बैंकर, कारीगर, लेखक शामिल थे, बहुत फेमस फेमस लोग। जिस प्रकार से अगर आज कह लो कि क्या हमारे रिलायंस कंपनी के जो ऑनर है वो, या फिर कोई भी कंपनी के ओनर है, एक्स वाई जेड कुछ भी कंपनी कह लो, क्या वो गवर्नमेंट से लिंक होकर सजेशन नहीं देते? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होती है वो चीजें? कि बिजनेस और गवर्नमेंट अलग अलग चल पा रहे हैं? नहीं चल पाते हैं, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होते हैं। तो पता चलेगा समय के साथ कुछ शक्तिशाली अधिकारी स्वतंत्र शासक बनने लगे, और यही लोग धीरे धीरे करके उनको लगता था कि यार क्या राजा के साथ करना है, मैं अपने आप को डिपेंड कर लेता हूँ, मेरे साथ पब्लिक है, अलग खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे करके यही लोग आगे जाके एक बड़े बड़े इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी आपको बनाने को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आर्मी की। एडमिनिस्ट्रेशन जान लिया, राजाओं के नाम जान लिए, आर्मी समझते हैं। अब आर्मी का चश्मा लगाते हैं तो पता चलता है हमारे पास में जनाब देखिए, किंग्स मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज आर्मी। हमारे राजाओं ने एक बहुत अच्छी आर्मी सेना उपलब्ध करी थी। सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक शामिल थे। पता चलेगा समानतास के रोल का, कुछ मिलिट्री लीडर जरूरत पड़ने पर ही राजा को सैनिक प्रोवाइड करते थे। उन्होंने कहा कि अरे राजा अभी काम नहीं है, रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने सैनिकों को भेज देना। तो कई सैनिक आपको पता चलेगा सामंतास होते थे, दे वर नॉट गिवन रेगुलर सैलरीज, उन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, इसके बजाय उन्हें जमीन दी जाती थी। क्या एक क्वेश्चन इस पूरे 4 पॉइंट से बन जाएगा? चांसेस 100% है, 100% चांसेस। अगर एशियन हिस्ट्री में वो कुछ पूछना चाह रहा है और आपको सामंत के ऊपर पूछ रहा है तो भाई साहब फंस जाएगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट में, कथन में, दे कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, मेंटेन सोल्जर्स एंड वेपन, वो पता चलता है वे सैनिक और हथियार रखवार करके जमीन का टैक्स इकट्ठा करते थे। इन लीडर्स को सामंत कहा जाता था। जब राजा कमजोर होते थे तो सामंत आजाद शासक बनने की कोशिश करते थे, और जब राजा वीक हुआ उन्होंने कहा चलो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, हम अपने आप को आगे लेकर आ जाएंगे, हम राजा की पावर को छोड़ देंगे, हम अलग काम करेंगे। ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। पता चलता है कि यहाँ पे कई प्रकार की लोकल असेंबलीज भी होती थी। पल्लवास इंस्क्रिप्शन मेंशन डिफरेंट और लोकल असेंबली, पता चलेगा पल्लवा शिलालेख अलग अलग स्थानीय सभाओं का जिक्र करता है। सभा ब्राह्मण जमींदारों में का एक सभा था, आपको पता चलेगा सभा वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। इट वर्कड स्मॉल कमिटीज, दीज कमिटीज मैनेज इरिगेशन, फार्मिंग, टेम्पल्स, आपको पता चलेगा ये छोटी छोटी कमेटियां भी आगे जाके हमें कई प्रकार की इरिगेशन, फार्मिंग और टेम्पल्स में अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान देती थी, मैनेज करती थी। तो हमें कमिटीज के बारे में पता चल रहा है। पता चलता है उर वॉज एन विलेज असेंबली फॉर नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स, पता चलेगा और गैर ब्राह्मण जमींदारों की गांव सभा थी।
क्वेश्चन भाई साहब एनसीईआरटी छठवीं का क्वेश्चन। हम भटक रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें खरीदने, 500-500 रुपए की किताब, 600-600 रुपए की किताब, और आंसर तो आ रहा है छोटी सी एनसीईआरटी में जो कि 70 रुपए की किताब है, और पीडीएफ मास्टर ने फ्री में टेलीग्राम पे डाल दिया है। सोचो, कहानी तो समझो। द नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। दीज असेंबली वर कंट्रोल रिच एंड पावरफुल पीपल। मेनी सच असेंबली फंक्शन फॉर सेवरल कंट्रीज सेंचुरीज। भाई सब शब्द आ जाएगा, और मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आ गए। अरे भाई ये तो राजा का नाम है, और ये तो हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, और कुछ भी पूछ सकता है। हम बैठे हैं, सर कहाँ से क्वेश्चन आता है, मेरा एक नंबर चूक गया। एक नंबर नहीं, एनसीईआरटी चूकी है आपकी पूरी। चलो आगे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जनाब सोचो, रिलैक्स होकर सोचो। अभी मैंने आपको 3-4 मुद्दे बता दिए, राजा, दूसरा पॉइंट बता दिया मंत्री, जो भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, तीसरा एंगल बना दिया मिलिट्री आर्मी। अब चौथा एंगल देखेंगे जो कहता है हमसे कॉमन मैन के बारे में। सबसे कठिनाई, क्या आज आप गांव के लोगों के बारे में जानते हो? कहोगे सर गांव के लोगों के बारे में कैसे जानेंगे, बट हम दिल्ली के लोगों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके ऊपर लेख लिखे गए, उनकी ऊपर राइटिंग करी गई, न्यूज़ पे आर्टिकल छपे हैं, अखबार में उनके बारे में छपा है, पर गांव के लोगों के बारे में तो पता नहीं है। देखते हैं। तो भैया वी लर्न अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर राइटिंग। हमें पता चलता है गांव के लोगों के बारे में जानना, और देखिए स्रोत बहुत कठिन होते हैं, बहुत सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं। हम नाटकों को दूसरे लेखों और आमतौर पर जानने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार के नाटक हो गए, ड्रामा हो गए, इनसे हम कॉमन मैन के जीवन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी झलकें दिखाते हैं। ये चीजें हमें बहुत सारी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स दिखाते हैं, जिन इवेंट्स से हम समझ पाते हैं यार इस टाइम पे कुछ इस टाइप का पीरियड चलता होगा, यहाँ पे लोग क्या करते होंगे, यहाँ पे लोग डोसा खाते होंगे सुबह से, यहाँ पे लोग पोहा जलेबी खाना खाने जाते होंगे, यहाँ पे लोग लिट्टी चोखा खाते होंगे। तो ये चीजें हमें बहुत छोटी छोटी झलक से देखने को मिलती हैं, समझते हैं। कालिदास के प्ले की बात करते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है, हम कंपाइल करेंगे चीजों को। कालिदास के प्ले को सोचो। अब मैं भी आपसे बातें करते करते यही सोच रहा हूं कि जब हम राजाओं के बारे में, जब प्रशस्तियों को पिक किया, बायोग्राफीज को पिक किया, ऑटोबायोग्राफी को पिक कर लिया मान लो, पर जब कॉमन मैन की तरफ आगे बढ़े तो भी हमारे पास में कई कई किताबें थी। कालिदास का प्ले, अब समझते हैं क्या पता चलता है। कालिदास रोट प्ले अबाउट लाइफ ऑफ द किंग इन कोर्ट। आपको पता चले कालिदास ने राजा के दरबार में जीवन के बारे में नाटक लिखे। राजाओं और ब्राह्मणों की संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। आपको पता चला राजाओं ब्राह्मणों को कहा गया संस्कृत बोल रही है। वुमेन एंड कॉमन पीपल स्पीक प्राकृत। आपको पता चलेगा यहाँ पे महिलाएं और आम लोग प्राकृतिक भाषा बोल रहे हैं, प्राकृतिक बोल रहे हैं। His famous play अभिज्ञा शाकुंतलम टेल द लव स्टोरी ऑफ किंग एंड दुष्यंत एंड शकुंतला। आपको पता चलता है यहाँ पे राजा और एक शकुंतला जी के बारे में एक लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करी गई है, जिस प्ले में हमें बहुत सारे आम आदमी को जिक्र देखने को मिल रहा है। अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपनी पर्सनल डायरी लिखिए, तो क्या आप पर्सनल डायरी में कभी ना कभी लिखेंगे ना, आज मैंने पानी पूरी वाले भैया से कहा कि मुझे आपकी पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, मुझे देख के तारीफ से खुश हो गए। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा, जब स्मिता जी रहती थी, जब पूजा जी रहती थी, या फिर कोई भी बच्चा रहता था, तब यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी पूरी चलता होगा। अगर मैंने एक प्ले देखा जहां पे पता चल रहा है कि राजा कह रहा है कि यहाँ पर हमें धीरे धीरे करके फलों को बांटने के लिए हमें ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था, इस टाइप के नाटक रचे जा रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ के लोग ऐसे रहते होंगे। यहाँ पे लोग सुबह से नाश्ता करने से पहले इडली खा के जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इडली चल रही है, बहुत फेमस चल रही है। तो ये सब बातें प्लेज हमें बहुत सारे हमें बातें बता रहे थे। पता चलेगा यह नाटक एक मछुआरे जैसे गरीब लोगों की कठिनाइयों को भी बताता था। आपको पता चलेगा एक मछुआरे और एक अंगूठी मिली, ये एक कहानी दी गई है जो आप पढ़िए कि किस प्रकार से इस प्ले में, इस कहानी में एक छोटा सा जिक्र मिलता है जहां पे हमें मछुआरे की कहानी पता चली है। इससे पता चला कि यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, गांव में लोग कैसे रहते थे, लोगों के बीच में किस प्रकार से प्रेम था, सोसाइटी कैसी थी, बहुत सारे एंगल देखने को मिलते हैं। कंडीशन ऑफ अनटचेबल, आपको एक स्रोत तो मिल गया हमारा, कालिदास के द्वारा लिखा गया। अब सोचो आगे, अब के शाकुंतलम की बात हो गई। एक कई बार हमारे पास से फॉरेन व्यापारी भी आए हैं इतिहास में, व्यापारी आए हैं, घूम फिर के आए हैं, अपनी डायरी लिख रहे हैं, और इस डायरी में लिख रहे हैं कंडीशन ऑफ अनटचेबल। उनको देख के लगा यार ये तो बहुत नई चीज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, एक दूसरे को छूते तो कहते कि मैं अपवित्र हो गया।
ये देख के लेखक को बहुत बुरा लगा। कहता यार ये तो गलत बात हो रही ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं तो इसके बारे में लिखता हूँ। उसने शॉकिंग मूड में लिखा, अरे पता है आपको, हमारे यहाँ पे XYZ जगह में मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ में खाना नहीं खाते हैं। कहते कि तुम बड़े मैं छोटा। तो कई फॉरेन ट्रेवलर्स ने, आपको पता चलेगा चीनी यात्री ने, आपको पता चलेगा फाइयान रोट अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, आपको पता चलेगा भेदभाव, सामाजिक भेदभाव। दे हैड टू वॉर्न अदर इन द प्रेजेंस, आपको पता चलेगा उन्हें अपनी मौजूदगी के बारे में दूसरों को चेतावनी देनी पड़ती थी। घंटी बजा के आते हैं, घंटी टन 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 टन, मैं आ रहा हूं, अपने घर और गेट बंद कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम अशुद्ध हो जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे। जनाब ये टॉपिक के ऊपर 12th क्लास की एनसीईआरटी इतना बढ़िया जिक्र करती है, जहां पे आपको पता चलेगा, मजा आएगा पढ़ने में। सोसाइटी देखोगे, क्या आज ये चीज हम नहीं करते हैं? अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत मिनिमल काम करता है, तो मुझे पता है कि आप डिस्पोजल के कप में उसको चाय देते हो, कि मैंने कई लोगों को देखा। क्या आपके अंदर विचारधारा नहीं है इस चीज को लेके, कि मैं उसको उस स्टील के कप में चाय नहीं दूंगा, स्टील के बर्तन में खाना नहीं दूंगा, डिस्पोजल के बर्तन में खाना दे दूंगा, कागज के बर्तन में खाना दे दूंगा? क्या आप अच्छे होंगे, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे हैं, पर आपने देखा आजकल भी आगे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेके चल रहे हैं, जीवन में मानसिकता के रूप में देखे चल रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, और आपको पता रहेगा कि जिस गांव में मेरी पोस्टिंग हो रही है, छोटे से गांव में, उस गांव में इस तरह की भावना बहुत सामान्य रूप से हो सकती है लोगों के अंदर, पर आप आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ा रहे हो, आप आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में उनको डेवलप कर रहे हो, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप इस विचारधाराओं के अगेंस्ट जाके उनसे बात करो, कि नहीं बेटा सब बराबर होते हैं, तू भी दाल चावल खाते, हम भी दाल चावल खाते, ऐसे मत कहना। और जब आप खुद ऐसा सोचोगे, 10 बार बच्चा आपको देखेगा, तो चांसेस है कि बच्चा 5 साल 6 साल बाद आपकी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करे, और आप आगे आने वाले भविष्य में इस चीज को धीरे धीरे करके खत्म कर पाओ। यही तो इतिहास है, यही तो हमें समझना है। सोचो, पता चलता है दे स्टक अ पीस ऑफ वुड व्हेन एंटरिंग मार्केट इन टाउन, आपको पता चलता है बाजारों या कस्बों में घुसते समय वे एक लकड़ी का एक टुकड़े को चोट करते थे, मतलब ये आम एक कुछ सायरन टाइप के बजाते हुए आते थे, नोटिस देते हुए आ गए थे, लोग उन्हें छूने से बचते थे, पीपल अवॉइड टचिंग देम। सोचो उस टाइम की कहानी, ये हमारा ही इतिहास है जनाब, आपका और हमारा ही इतिहास है। चश्मा लगाओ कॉमन मैन के बारे में, राजा का चश्मा लगा के देखा, राजा कितना शक्तिशाली, भगवान से जुड़ रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे को पोस्ट मिल रही है। और जब बात करी हमने एक सामान्य कॉमन मैन की, कॉमन मैन के लिए कह रहे हैं कि यार तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो, तुम्हें हम छुएंगे नहीं, तुम्हारे से तुम खाना नहीं खाएंगे, तुम घंटे बजा के आना पड़ेगा। और ये सब छोड़ो, इतिहास में किताब बंद भी कर दो, अपने इतिहास से किताब बंद भी कर दो, अब 2026 का चश्मा लगा लो, देखो सिमिलरिटीज, कनेक्ट करो, देखने को मिल रही है चीजें। लग रहा है जो मास्टर ने क्लास में बताया, जो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में कहा गया, या फिर इतने हजारों साल पहले एक फॉरेन ट्रेवलर ने कहा, वो आज भी कंटिन्यू चल रहा है। गांव में जाके देखना, मजा आएगा। कई बार मैंने न्यूज़ देखी है, वहां पे कहा जाता था कि जो मिड डे मील होता है, एमडीएम होता है, बच्चों को खाना आता है, तो गांव वाले शिकायत करने लगते थे कि जो हमारे रसोइया हैं वो बहुत ऊपर वर्ग के नहीं है, मैं चाहता हूँ ऐसे रसोइया को लेकर आओ जो कि बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वर्ग के हिसाब से, टैग के हिसाब से। तो वहां पे कई अधिकारी आए, उन्होंने खुद खाना खाया उनके हाथ का। वो बैरियर को तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज चल रही है। तो आपको इसको सुधारना है, जो यहाँ पे फॉरेन टेल में जिक्र करके गए हैं, जिससे पता चला कि यार इसकी रूट्स, जो फल है, वो नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे है। हम फलों को समझें। चलो, पता चलता है अदर अकाउंट, बाणभट्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द किंग आर्मी डिटेल्स, आपको पता चलता है बाणभट्ट ने राजाओं की सेना की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया, और हिज राइटिंग की क्लियर प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट टाइम, और उनकी ये बातें हमें उस टाइम बहुत सारी बातें बता रही थी। तो अगर आज की क्लास को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पॉइंट पता चलता है, सोर्सेज में हमारे पास में इंस्क्रिप्शंस, फॉरेन अकाउंट्स, ट्रेवलर्स की जो राइटिंग है, और
हमारे कई प्रकार के हमारे लोकल राइटर्स की राइटिंग है, बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये सब बहुत सारी बातें बता रही थी। कॉमन मैन का दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लास में हमने एक ऐसे समाज को जाना जहां पर राजा की भी बात कर ली, राजा की बात भी कर ली, मंत्रियों की बात भी कर ली, आर्मी की बात भी कर ली, कॉमन मैन की बात कर ली। तो अगर हम कहें तो क्या आज हमने पॉलिटिकल एंगल, सोसाइटी का एंगल, एक बार हमने वुमेन्स की बात भी करी थी, वुमेन्स किस भाषा में बात कर रही है, वुमेन्स की कंडीशन, हमने एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, सामंत क्या काम करते हैं, राजा क्या क्या ड्यूटी देता है, किस टाइप की यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अगली जनरेशन पास करती है, पोएट्स कैसे थे, म्यूजिक वगैरह, म्यूजिक का आर्ट एंड कल्चर कह लो एक तरीके, इसको आर्ट एंड कल्चर लिख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर कैसा था। और हमने ये भी जाना कि आर्मी के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो कि हमें कॉमन मैन के बारे में बता रही थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा ही इतिहास हमारा अलग अलग चश्मा देख के ही किताबों को बताता है? पीरियड एक है, अकबर या अशोक एक है, बस चश्मे के एंगल चेंज हो रहे हैं। पॉलिटिकल चश्मा, अर्थव्यवस्था का चश्मा, राजनीतिक चश्मा, ज्योग्राफी का चश्मा, विस्तार कितना हुआ है राजा का, सब बता रहा है। चश्मा चेंज कर रहे हैं, कहानी बदल रही है, नया कुछ समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास को वैसे यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिए, कहानी अच्छी लगी हो, जीवन से जोड़ पाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जिक्र करिए। ऐसे हम पर डे आते रहेंगे जहाँ पे हमारी क्लासेस 6 बजे मंडे टू थर्सडे चलती हैं। अगर आप कोई भी ऐप में कोर्स लेते हैं, सुपर पास लाइव से जुड़ते हैं, तो आप वहाँ पे सात्विक ऊपर कोड का यूज करिए। टेलीग्राम मेरा कोड देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आज का टॉपिक हमने नए साम्राज्य राज पढ़ लिया और आखिरी हमारा 12th टॉपिक बचता है, 12th क्लास का टॉपिक। इसके बाद में इस पूरी क्लास की समराइजेशन में हम एक पूरी लंबी क्लास प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैराथन प्लान कर लेंगे। जिस भी दिन आपने टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, मैं आपसे पोल करवा लूंगा, जिस दिन आप लोग को सही लगता है तो हम इस पूरी क्लास का एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। तो उसके पहले एक आप होमवर्क कर लेना, भी आपके पास संडे भी हो सकता है मिल जाए, 2 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको पूरा देखने का। पूरी क्लासेस की चैप्टर वाइज वीडियोस देखना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे दिया गया है, पूरा पीडीएफ पढ़ना, रीड करना, फिर इसके बाद में उस क्लास को देखना जहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा मैं कितने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक हम थोड़ी सी लंबी क्लास प्लान कर लेंगे जहां पे केवल क्वेश्चंस होंगे, और उस क्लास में आप सभी को मैं वेलकम करूंगा कि आपको चेक हो जाए मैंने कितना एनसीईआरटी समझा। नहीं समझ में आया होगा मुझसे पूछ लेना, समझ में आ गया होगा तो फिर से एनसीईआरटी को दोहराना आपका काम पड़ेगा। और इसी एंगल से अपन आगे बढ़ेंगे जहां पे हम इसके बाद वाले टॉपिक के बाद में 7th क्लास को शुरू करेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज अच्छी लगे कमेंट कर देना, तभी मैं आगे लेकर जाऊंगा, वरना हम अपने आप को फिर से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप 429 में कोर्स ले सकते हैं 3 मंथ के लिए। सात्विक कूपन कोड लगा के आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाएंगे। आप अगर 12 मंथ का चाहते हैं कि मैं इतने समय तक अपने बहुत सारे एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम साल भर आने वाले हैं उनकी तैयारी करना चाहता हूं, तो 1399 में भी आप कोर्स ले सकते हैं, जहां पे आपको 12 मंथ का प्राइस मिलता है। और 1799 में भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है मैं ट्राई करना चाहता हूं, तो नीचे आपको देखने को मिल रहा है 1 रुपए का कॉइन है। इससे आप यहां से इजीली जाके कुछ समय के लिए डेमो क्लासेस देख सकते हैं और आपको एक अनुभव हो जाए किस टाइप का प्लेटफॉर्म काम करता है, कैसे लॉग, कैसे वीडियोस आते हैं, कैसे नोट्स मिलते हैं। और साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जब आप ये कूपन कोड लगाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, वहां पे आप 1 रुपए सर्च कर लीजिए। अगर आप कोई पेमेंट बढ़ा लेना चाहते हैं 429 का सर्च कर लीजिए, जितना मंथ आप बढ़ाना चाहते हैं उस मंथ के हिसाब से अपना इंक्रीमेंट लगा लेंगे, आपको उस हिसाब से वहां पे कोर्स और एनरोलमेंट मिल जाएगा और आपको एक्सेस मिल जाएगी पूरे प्लेटफॉर्म को यूज करने की, जहाँ जहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जाम आप टारगेट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए मिलते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी ऐसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे, एनसीईआरटी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करिए जीवन से जोड़े, इस क्लास के बारे में जीवन को जोड़िए, मजा आएगा। मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे, ओके, बाय।